हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है, हम उसका एक पोएम हमने पढ़ी थी, टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम। ठीक है, उसका हम क्रिटिकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे इस हमारी वीडियो में। और टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम का मतलब है कि हमने पढ़ा था ना, उसमें जो है ऑथर जो पोएट है हमारा, वो अपने एक घर की जो साफ़ सफाई कर रहा है, वुड्स को कट कर, अपने जो ट्रीज़ जो ब्रांचेस हो गई हैं उनको कट कर रहा है। और तभी जो है दो जो है लोग, स्ट्रेंजर्स जो है, कैसे मडी कपड़े पहने हुए, मतलब वो क्योंकि यही काम करते थे ना, लकड़ी को काट के और फिर उसको बेचते थे। तो वो जो है आ रहे होते हैं और फिर एक उनमें से रुक के जो है उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। दूसरा वाला आगे आगे चलता रहता है, वो नहीं रुकता, वो कहता है कि छोड़ना, वो अपने घर में कर रहा है, हमें क्या करना। तो वो बताते हैं कि जो है हम कैसे ये काम करते हैं और हमारा जो है एक पूरे दिन भर की रोटी जो है मतलब उसी पे डिपेंड है, उसी काम पे। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम तो फिर कुछ खा ही पी नहीं सकते। तो ये पोयम थी, आप जो है मेरी वो वाली वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम। एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का निचोड़, किसी चीज़ का विश्लेषण करना, या जो है किसी चीज़ का, जैसे आपने कोई कहानी है, कोई पोएम है, उसको आपने सारे उसके पार्ट्स पढ़ लिए। सपोज़ कैंटरबरी टेल्स है, जैसे जॉफ्रे चौसर का, तो उसका आपने 6 के 6 कैंटोस पढ़े। और उसमें ज़्यादा कैंटोस थे, वैसे 28-29 कैंटोस हैं उसमें वैसे, पर आपके जो सिलेबस में है वो भी हम डिस्कस करेंगे जल्दी। पर उसमें 6 कैंटोस हैं। तो आपने जब उसका पूरा, अगर उसका इसी पोएम का है या किसी भी चीज़ का है, आपने पूरा उसको पढ़ लिया पार्ट्स में, और फिर उसका जो है अब आपको मेन क्या लगा, तो आपने उसका एनालाइज करके कि हाँ भाई हमें ये समझ आया, ये इसमें हमने पढ़ा, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन इन द बैकग्राउंड ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन के टाइम पे जो है इसका जो बैकग्राउंड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखाया गया है, उस स्टेट में लिखी गई थी। इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इसका मेन जो है थीम है, पोएम का मेन प्रॉब्लम ही यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट है ना। अब हर जगह आजकल आप देख रहे होंगे, इंडिया में भी जो है हर जगह अब क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी उसके साथ साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास जॉब्स ही नहीं हैं, जो और सरकार के पास भी जॉब्स नहीं है, या नहीं अगर हैं भी तो वो क्यों नहीं है एम्प्लॉय करते। तो बहुत सारी चीज़ें, ये सब पॉलिटिकल इश्यूज़ है, मैं इसको नहीं छेड़ता। लेकिन जो है अनएम्प्लॉयमेंट आपने सुना होगा कि बढ़ता जा रहा है भाई, हमारे पास जॉब नहीं है या कुछ है किसी भी रीज़न की वजह से, या आपकी क्वालिफ़िकेशंस, या फिर आपका लक की भी बात होती है इसमें। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें मैं नहीं डीपली जाना चाहता, पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, इट प्रेजेंट्स टू डिफरेंट एटीट्यूड्स, द वर्क फॉर मनी एंड द वर्क फॉर लव। अब इसमें दो चीज़ों की बात की है, एक तो इंसान किसके लिए काम करता है, मनी के लिए काम करता है, और दूसरा काम यह करता है कि उसे जो है मनी के साथ साथ प्यार भी मिले, लव भी मिले। इट स्ट्रेसेस द नीड ऑफ कंबाइन the two attitudes, but probably more important than this is the digression in the poem, where the poet talks of man's confrontation with nature and how there is lurking frost hidden behind the April weather. It suggests that winter, death, and evil are never completely absent from man's life, though they may not be visible a while. The poem begins with the arrival of two tramps at the poet's place where he was splitting wood in his yard. One of them continued moving, but the other dropped behind to talk to the poet. The poet could easily understand that the tramp had stopped to take his job of splitting wood on payment. The poet was the poet splitting wood in the smoothest possible manner. It was due to his self control that led to precise blows of the axe splitting wood without any splinters. This gave the poet a sense of freedom. It suggests that we must adopt some work for love that would give us great satisfaction. But the tramps thought that the poet was taking away their right to split wood on payments.
He was depriving them of their right to employment. They could not appreciate the spiritual need of working for love. However, the poet believes that it is not proper to separate the work for money from the work for love. Robert Frost, in this way, suggests that no single view of reality can reveal the whole truth. The reality should be treated as a combined the reality should be treated as the sum total of all possible views of reality. The poet, therefore, in this poem, tries to combine the two attitudes towards the work of splitting the wood. ठीक है? I quote, my object is living is to unite. My avocation and my vocation, as my two eyes, make one in sight. Spiritual happiness come only on uniting these two different attitudes. Only where love and need are one, and the work is play for mortal stakes, is the deed ever really done for heaven and future's sake. These lines also suggest that each individual looks at reality from his own angle, and so his view of reality is bound to be partial. मतलब कि हर कोई इंडिविजुअल जो है ना रियलिटी को अपने ही अलग नज़रिए से अपने ही अलग एंगल से देखता है, तो यही जो है रिज़ल्ट होता है कि जो रियलिटी है वो पार्शियल हो जाती है, मतलब एक ही तरफ की, मतलब बस रियलिटी एक तरफा ही रह जाती है, मतलब दूसरे बंदे के हिसाब से तो बस वो ऐसे ही है ना, अपने अपने एंगल से सब लोग देखते हैं. वी मस्ट combine all different views of reality to have a total comprehensive view of reality. The digression from third to the fifth stanza gives us an idea of Frost's attitude towards nature. It was the month of April when the sun shines brightly, though there is still a nip in the air, but when the sun shines and the wind is still, it appears as bright as the month of May. If it is cloudy and a wind blows from the snow covered mountains, it appears as if it is still the middle of March. The arrival of a lone migratory bird is an indication that the winter has not completely disappeared, though it is month of April. The winter is only playing possum, a game of hide and seek. अब जो विंटर है उसको ऐसे माना जाता है कि वो एक गेम खेल रही है पॉसम. पॉसम मतलब अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक मतलब छुपना और फिर जो है एकदम से सामने आ जाना. ठीक है. In summer, we have to use a magic wand to locate water, but now the snow in every wheel rut has turned into a brook. The snow in the print of a hoof has turned into a tiny pond. दिस वाटर ऑफ लाइफ मेक्स वन हैप्पी. मतलब कि जो है जब गर्मियाँ आती हैं तब तो हम लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस जाते हैं, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो जगह जगह पे जो है बर्फ़ पड़ने से वो पॉन्ड्स बन जाते हैं और फिर जो है पानी की उस टाइम पे कोई भी कमी नहीं होती है. तो इस वजह से क्या होता है, सब लोगों को ये चीज़ खुश कर देती है. Man shouldn't forget, however, the lurking frost in the earth beneath that will steal forth after the sun is set and show on the water its crystal teeth. This idea is very similar to the one expressed in the poem The Onset. The Onset poem जो हमने पढ़ी थी उसका भी यही आइडिया था. ठीक है. In both the poems, the poet uses the image of cycle of seasons to describe that man cannot destroy, not can nature of destroy man, nor can nature of destroy man. मतलब कि man ना तो जो है सीजन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ना ही मैन जो है नेचर, और ना ही जो है नेचर जो है मैन को डिस्ट्रॉय कर सकती है. ठीक है. ईविल एंड डिस्ट्रक्शन आर सिम्बलाइज बाय विंटर. जो विंटर को उन्होंने कहा है
ईविल होती है और डिस्ट्रक्शन लाती है। मतलब कि जब सर्दियाँ आती हैं तो आपने देखा ही होगा, हर चीज़ जो है जम जाती है ना बिल्कुल, और सर्दी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए और बर्ड्स के लिए, प्लांट्स के लिए सर्दी जो है एक तरह से डिस्ट्रक्शन लाती है। मतलब कि वो उस टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं और जो है मतलब वो निकल ही नहीं पाते अपने घर से, काफ़ी सारी चीज़ें अपने हाइबरनेशन में चली जाती हैं, ठीक है। और evil and destruction are symbolized by the winter, which seems to be hidden in spring and appear again in winter and are never completely absent। मतलब वो स्प्रिंग में और जो है कभी कोई चीज़ ऐसी होती है कि स्प्रिंग टाइम पे वो अपने आप को छुपा लेती है और फिर जो है वो दोबारा दिखती है विंटर्स के टाइम पे, या फिर और या हर समय के लिए नहीं गायब हो जाती है, मतलब थोड़े टाइम के लिए जब तक विंटर्स रहते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं आपसे मिलूँगा अपनी अगली नई वीडियो में।